हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बढ़ने की खबरें हैं। एक तरफ इजराइल के ज़िम्मेदार बार बार कह रहे हैं कि उनके पास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की ताकत और सलाहियत नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने पैगम्बर आज़म नाम की खाड़ी में फौजी एक्सरसाइज की है। कल दिन भर इजराइल के टेलीविज़न चैनल ईरान की इस फौजी एक्सरसाइज के आखिरी दिन 16 बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब तजर्बे की वीडियो दिखाते रहे और वहां के मीडिया में पूरे दिन ईरान का खतरा ही छाया रहा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की पैगंबर आजम 17 फौजी एक्सरसाइज पिछले संडे से खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के बड़े इलाके में शुरू हुई थी, जो 5 दिनों तक जारी रही। इजराइल में ईरान पर जोरदार बहस जारी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के बीच रेल मालगाड़ी 12 साल के गैप के बाद फिर से शुरू हो गई है। ये ट्रेन आज पाकिस्तान से ईरान में दाखिल हुई। इस ट्रेन से पाकिस्तान और ईरान को यूरोप तक पहुंचने में आसानी होगी। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। आज बड़ी खबर इजराइल से है, जहां टेलीविजन चैनलों पर कल दिन भर ईरान की फौजी एक्सरसाइज में 16 बैलिस्टिक मिसाइलों के एक साथ कामयाब तजर्बे की वीडियो नजर आती रही और दिन भर इजराइल में ईरान के खतरे पर बहस होती रही। इस फौजी एक्सरसाइज के हर मरहले में IRGC ने ड्रोन जहाज़ों, बैलिस्टिक मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल किया है। 5 दिनों तक चलने वाली फौजी एक्सरसाइज के आखिरी पड़ाव में IRGC ने 16 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिन्होंने अपने निशाने को सटीक ढंग से तबाह किया। इस फौजी एक्सरसाइज के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इजराइल और ईरान के दूसरे दुश्मनों में हंगामा मच गया। इजराइल के कई चैनलों ने तो पूरे दिन ईरान के 16 बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले पर लगातार बहस की। मीडिया स्टार वर्ल्ड पर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जो इजरायली चैनलों पर दिखाई गई है, जिसमें इजराइल के चैनल के लोगो भी आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ इजराइल में इस वक्त सियासी और फौजी गलियारों में गहरा गुस्सा फैला हुआ है, क्योंकि तेल अवीव में कई जिम्मेदारों ने यह बयान दिया है कि इस वक्त इजराइल के पास ईरान पर हमला करने की ताकत नहीं है। खबरों की वेबसाइट मिड ईस्ट न्यूज ने साबिक इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसके मुताबिक सिक्योरिटी अफसरान बहुत गुस्से में हैं और उनका कहना है कि इस तरह के बयान देने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इजरायली फौज में रहते हुए ईरान के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले फौजी अफसर नीतसान एलोन ने कहा है कि हालिया बरसों में इजराइल ने ईरान पर हमले की सलाहियत पैदा करने पर लगातार काम किया है, लेकिन सियासी लीडरशिप के हुक्म और नए खतरों की वजह से धीरे धीरे इजराइल की प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता बदल गई है। अब इजराइल इस कोशिश में लगा हुआ है कि सीरिया में ईरान की मजबूत पकड़ को कमजोर करे और हिजबुल्लाह के मिसाइल प्रोग्राम को नाकाम बनाए। मिड ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल को इलाके की सबसे बड़ी एयरफोर्स माना जाता है, जो ईरान के अंदर अपने निशानों पर हमले कर सकता है। लेकिन इजराइल के अंदर ये सवाल बहुत आम है कि इस तरह के हमले से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस हद तक रोक पाने में कामयाब होगा। और दूसरा सवाल यह है कि इस तरह के किसी भी हमले के बाद इजराइल को जो कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्या वो ईरान पर हमले से इजराइल को मिलने वाले फायदे से बहुत ज़्यादा नहीं है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि किसी भी हमले के बाद ईरान खुद या अपने सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से जो इंतकाम लेगा, उससे इजराइल को
अपूर्व यानी अनप्रेसिडेंटेड नुकसान पहुंचेगा। वेबसाइट की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के लिए उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर एहूद बराक को हुक्म दिया था, लेकिन आखिरी लम्हों में एहूद बराक ने अपना इरादा बदल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर कोई भी हमला बहुत पेचीदा होगा, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर कारखाने मुल्क के कई हिस्सों में फैले हुए हैं और उन्हें बेहद महफूज जगहों पर बनाया गया है। इसी बीच आज ही ईरानी फौज के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमले की बेवकूफ़ी की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर जनरल मोहम्मद तेहरानी मुकद्दम ने शहर टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर मिसाइल फायर किए और अगर उसके मिसाइल ईरान तक पहुंच गए तो उसमें 8 से 12 मिनट लगेंगे, जबकि अगर हम इजराइल पर मिसाइल हमला करेंगे तो वो 1 से 2 मिनट के अंदर इजराइल में अपने निशाने को सही ढंग से भेदेंगे। उनका कहना था कि इसीलिए हम साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन से हमास और सीरिया से फातिमियून ब्रिगेड के जरिए इजराइल पर मिसाइल हमले करेंगे। ईरानी कमांडर जनरल मोहम्मद तेहरानी मुकद्दम का कहना है कि हमारे मिसाइल इजराइल के न्यूक्लियर कारखानों को पूरी तरह तबाह कर देंगे और फिर इजराइल पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा, और इस तरह से इजराइल को ख़त्म करने के बारे में इस्लामी रेवोल्यूशन के फाउंडर लीडर मरहूम इमाम खुमैनी का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने इजराइल की तरफ से ईरान को धमकी दिए जाने पर कहा कि इस तरह की धमकियां छोटा मुंह बड़ी बात की तरह हैं। इजराइल और उसके पिट्ठू ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाल ही में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने इजराइल का दौरा किया था, जिसके दौरान इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ एक चीज जो मैं कह सकता हूं वो ये है कि जो इजराइल ने कई बार कहा है, हमें अपने वजूद के लिए सबसे बड़े खतरों से खुद को बचाने का हक है। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ मुलाकातों में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स सभी ने वियना बातचीत के नतीजे में ईरान के साथ किसी भी मुमकिना अंतरिम यानी वक्ती समझौते की सख्त मुखालिफत की थी। साथ ही वार्निंग दी थी कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों को हटाने के हिस्से के तौर पर जब ईरान को गैर मुल्कों में फंसी हुई रकम मिलेगी और नकदी की गुंजाइश बढ़ेगी तो ईरान इलाके में अपनी फौजी ताकत को मजबूत करने और इजराइल को और ज्यादा धमकी देने का काम करेगा। हाल ही में टाइम्स ऑफ इजराइल ने चैनल 13 के हवाले से खबर दी थी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन पिछले कई हफ्ते से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की कोशिशों के बावजूद उनसे फोन पर बात नहीं कर रहे। चैनल 13 न्यूज ने बताया था कि नफ्ताली बेनेट ने तकरीबन 3 हफ्ते पहले जो बाइडन के साथ एक टेलीफोन कॉल का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अब आइए आज की दूसरी अहम खबर की तरफ चलते हैं। 12 साल के बाद एक बार फिर इस्तांबुल तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर मालगाड़ी चलनी शुरू हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान से चलकर एक मालगाड़ी कल ईरान में दाखिल हुई। ईरान की रेलवे कंपनी के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के मुताबिक इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर की पहली ट्रेन कल यानी संडे को मिर्जावाह राजी बॉर्डर से होकर ईरान पहुंची। पाकिस्तान से तुर्की और फिर यूरोप तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के इम्कानात और सलाहियतों को देखते हुए इस रेलवे कॉरिडोर के फिर से रेगुलर इस्तेमाल की कोशिश की गई है, जो साउथ एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे छोटा ट्रांसपोर्ट का रास्ता है। इस ट्रेन को इको ट्रेन का नाम दिया गया है, जो तीनों मुल्कों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक इनकलाबी कदम समझा जा रहा है। इस रेलवे नेटवर्क की लंबाई 6500 किलोमीटर है, जिसमें से 1990 किलोमीटर पाकिस्तान में, 2603 किलोमीटर ईरान में और 1950 किलोमीटर तुर्की में मौजूद है। इससे समंदरी रास्ते से होने वाली तिजारत का खर्चा घटकर आधा रह जाएगा। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी अनादोलू के मुताबिक इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद कार्गो ट्रेन 2009 में शुरू की गई थी, लेकिन पाकिस्तान में कई रुकावटों की वजह से 2011 में सस्पेंड कर दी गई थी। ये ट्रेन तीनों मुल्कों के बीच के सफर को तकरीबन 14 दिनों में पूरा कर सकती है, जो समंदरी रास्ते के मुकाबले में बहुत तेज और कम
खर्चीला है। ये ट्रेन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से दर्जनों कंटेनरों के साथ यूरोप के सबसे बड़े शहर के लिए रवाना हुई। आपको बता दूं कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल ऐसा शहर है जिसका कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ हिस्सा यूरोप में है। गूगल के मुताबिक इस्तांबुल शहर बॉस्फोरस स्ट्रेट में फैला हुआ और यूरोप और एशिया दोनों में मौजूद है, जिसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें तुर्की की आबादी का 19% शामिल है। इस्तांबुल यूरोप का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर और दुनिया का 15वां सबसे बड़ा शहर है। यह मालगाड़ी 21 दिसंबर को इस्लामाबाद से ईरान से होती हुई तुर्की के इस्तांबुल शहर के लिए रवाना हुई थी। इस्लामाबाद में इस ट्रेन को रवाना करने से पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इसे ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक वाकया बताते हुए एक ऐसा कदम बताया था जो इस इलाके और उससे आगे तिजारत के लिए नए रास्ते खोलेगा। उन्होंने कहा था कि इलाकाई राब्ते और कारोबारी इत्तेहाद को और बढ़ाने के लिए आने वाले वक्त में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के बीच मुसाफिर ट्रेन भी शुरू की जा सकती है। पाकिस्तान में तुर्की के एम्बेसडर मुस्तफ़ा युर्दकुल ने कहा था कि कार्गो ट्रेन को फिर से शुरू करना ईसीओ ढांचे और नजरिए का एक अहम हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट लंबी मुद्दत से एजेंडे में था। ये एक ऐसा कदम है जो दो तरफा ताल्लुकात और कोऑपरेशन में सुधार करेगा और हमारे मुल्कों के बीच कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि रेल लिंक को यूरोप के दूसरे हिस्सों तक बढ़ाया जाना चाहिए। आईटीआई कार्गो रेल सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला 2020 में ईसीओ मेंबर मुल्कों की मिनिस्टर लेवल की मीटिंग में लिया गया था। आपको बता दूं कि मेरे तजर्बे के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान, तुर्की के बीच शुरू होने वाली कार्गो ट्रेन को अमेरिका की तरफ से जल्द बंद कराने की कोशिश की जा सकती है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि इलाके के मुल्कों के बीच में राब्ता बेहतर हो। मुझे याद है कि जब इराक के प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी ने सितंबर 2019 में इराक और सीरिया के बीच बॉर्डर खोला था, तभी से उस रास्ते को बंद करने और अब्दुल मेहदी को ओहदे से हटाने की साजिशें शुरू हो गई थी। अक्सर उस बॉर्डर पोस्ट को, जिसे अल कायम कहा जाता है, अमेरिका ने अपनी फौजें तैनात कर रखी हैं और उन्हीं इलाकों में हमले होते रहते हैं ताकि ईरान से लेबनान तक खुला रास्ता ना रह सके, जिससे इस इलाके के मुल्क मजबूत ना हो सकें। अमेरिका की कोशिश के नतीजे में ही ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच में गैस पाइपलाइन नहीं बिछ सकी। अगर वो गैस पाइपलाइन बन गई होती तो पाकिस्तान और भारत के बीच ताल्लुकात बेहतर होते और दोनों मुल्कों में इंडस्ट्रीज बढ़ती और ये मुल्क तरक्की करते। ऐसा अमेरिका नहीं चाहता है। आपने देखा कि इजराइल में ईरान की फौजी तैयारी से कितना खौफ बढ़ रहा है। अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि इजराइल के मौजूदा और साबिक फौजी अफसरान और खुफिया एजेंसियों के अफसरान कई बार कह चुके हैं कि अब इजराइल के पास ईरान के न्यूक्लियर कारखानों को तबाह करने की सलाहियत नहीं है और अगर हमले कर भी दिए जाएं तो ईरान के जवाबी हमलों को बर्दाश्त करने की इजराइल में हिम्मत नहीं है। ऐसी हालत में गौर करने का सवाल जो है वो बड़ा ये है कि उन अरब मुल्कों का क्या हाल हो रहा होगा जो अमेरिका के कहने पर इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं। ईरान साफ कह चुका है कि अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमले किए तो न सिर्फ इजराइल पर बल्कि उन अरब मुल्कों के खिलाफ भी हमले होंगे जो इजरायली जहाज़ों को अपने हवाई इलाके से गुजरने की इजाज़त देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।